हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शिफ़ात अहमद, आपकी बायोलॉजी मेंटर। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलते हैं और या फिर GERL सिस्टम किसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हमने वैक्यूल और राइबोसोम को भी कवर कर लिया था। तो मेक श्योर पहले आप वो वाला लेक्चर करके आए, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर पे आए। इससे क्या होगा ना कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल समझने के लिए ना हम एक पाइप ले लेते हैं। ठीक है, पाइप लेते हैं। पाइप से क्या होता है, पानी इधर उधर होता है। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से एक चीज़ दूसरे की तरफ जा सकता है। जैसे पानी है, पानी इधर से उधर जा सकता है, वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं ना, उसका मेन फंक्शन सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। मतलब सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल बनाना। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रोटीन से बनता है। अब वो प्रोटीन कहाँ से आए? वो प्रोटीन आते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम आपको बता दिए थे हम लोग कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। वो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो हम बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ प्रोटीन नहीं लिए, हमने बस दो काइंड ऑफ प्रोटीन ले लिया है। एक है अल्फा प्रोटीन और दूसरा है बीटा प्रोटीन। दोनों प्रोटीन मैंने ले लिया। दोनों प्रोटीन को मैंने ऐसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया कि एक अल्फ़ा हो, दूसरा बीटा हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, ऐसे कर करके 13 अल्फ़ा बीटा मैंने अरेंज किया, और उसके नीचे भी अल्फ़ा बीटा ऐसे ऐसे कर करके अरेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर आर न्यूमरस नॉन मेम्ब्रेनस हॉलो सिलेंडर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, बस यूकैरियोटिक सेल में होता है। मैंने आपको ब्रीफ डेफिनेशन दिया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये बस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते, ये हॉलो होता है अपने अंदर से। और वैसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो मैंने माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर से बनाया है वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है ना कि अगर मैंने दो माइक्रोट्यूब्यूल लिया, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, तो उसको हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं। अब ये सेंट्रोजोम करता क्या है? सेंट्रोजोम तो बन गया, इसका तो कुछ तो फंक्शन होगा सेल में, तभी तो ये सेल के अंदर लाइक कर रहा है। सबसे पहले सेंट्रोजोम ना सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब सेल डिवीजन हमने बहुत बार बोल दिया कि सेल डिवीजन सेल डिवीजन, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो सेल डिवीजन एकदम डिटेल में आपको पढ़ना होगा। तो उसमें सेंट्रोजोम का बहुत ज़्यादा मेन रोल है। ठीक है, तो सेंट्रोजोम नॉर्मली सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करेगा, कब हेल्प करेगा, वो तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी तक इतना याद रखो कि ये सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। डेफिनेशन पे आते हैं। इन एनिमल सेल्स टू टाइनी हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडीज, the centriole remains surrounded by recognizable clear zone of cytoplasm and form a complex which is known as centrosome. आपको समझ आया? डेफिनेशन मतलब डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो सेंट्रोजोम एनिमल सेल्स में ही बस पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम का कोई नीड नहीं होता है सेल डिवीजन में। ठीक है, और दो टाइनी माइक्रोट्यूब्यूल को मैंने लिया, उसको कुछ पैरेलली अरेंज कर लिया, उसके बाद सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो सेंट्रोजोम इसी को बोलते हैं। सेंट्रोजोम में बस इतना ही आप अच्छे से लिख लेना है इसे। ठीक है, अब बात आया, बहुत बार मैंने मेंशन कर दिया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है। अब अच्छे से पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक एक्चुअल में किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक एक्चुअल में किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब नम, एक ऐसा सेल, नॉर्मली आपको हर एक ऑर्गेनल पता होगा कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, गोल्गी बॉडीज़ किसे कहते हैं, हर कुछ पता होगा। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। दो सेल मैं बना रही हूँ, इसको आप प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा सेल यूकैरियोटिक सेल मान लो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है ना कि इसमें न्यूक्लियस होते हैं, दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं, बस ये खुद ब खुद अकेला घूमता रहता है। ऐसे काइंड ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। वेराज अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन रहता है, मतलब दो दो कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑर्गेनल ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होते, इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद ये डायग्राम के थ्रू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। The cell which lack nuclear envelopes, nucleolus, and well-defined cytoplasmic organelles, such as endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, centriole, etc., are known as prokaryotic cell.
तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनल्स नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास जब ऑर्गेनल नहीं है ना, तो वो सोचते हैं कि हमको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। जैसे भी करके हमको भी खुद का एक पहचान बनाना है, तो हम कुछ और कवरिंग अपने ऊपर ला देते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेल वॉल तो होता ही है, लेकिन सेल वॉल के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है ना, ये क्या ग्लाइकोकैलिक्स पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? नॉर्मली अगर जो बैक्टीरिया को, अगर हमको तो ऐसी अपनी आँख से तो बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक आप माइक्रोस्कोप में भी देखो, आप हर जगह तो नहीं ढूँढ सकते हो ना। तो कुछ-कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें हम स्टेनिंग डालें, स्टेनिंग मतलब अगर ऊपर से कलर डालें, कलर डालने के बाद अगर वो कलर दिखा दिए, अगर हम ब्लू कलर डालें कोई भी बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो कलर दिखा दिए तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, और जो कलर नहीं दिखाए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है कि मैं ग्राम नेगेटिव हूँ, मैं ग्राम पॉजिटिव हूँ? वो ग्लाइकोकैलिक्स करता है, ठीक है? ये एक स्लाइम लेयर है, मतलब ये अपने अंदर कुछ पार्टिकल्स को आने भी देगा, कुछ पार्टिकल्स को नहीं आने देगा। अगर मोटा है तो नहीं आने देगा, और पतला है तो आने देगा। मोटा है तो ग्राम पॉजिटिव, पतला है तो ग्राम नेगेटिव। ओके, फिर उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल अच्छे से मैंने पढ़ा दिया कि सेल वॉल होता है क्या है, तो ये कॉमन सा फीचर है। फिर सेल मेम्ब्रेन आता है, और प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल है जिसका एक खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए मतलब न्यूक्लियोइड तो होता ही है इसके साथ, और इसके साथ ही साथ इसका मतलब एक ऐसा डीएनए होता है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अलावा अलग सा डीएनए जो बहुत सारे चीज़ में हेल्प करते हैं। अगर आप बड़े होगे तो आप जानोगे कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री में, और बहुत सारे डेवलपमेंट का कारण ही है प्लास्टिड। मतलब आपको सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आपका, सोचिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका बाल बहुत झड़ रहा है, ठीक है? बाल झड़ने से क्या होता है ना कि आप देख रहे हो कि आपका फ्रेंड का बाल बहुत ज़्यादा है और आपका बाल बहुत कम है, तो एक्चुअली में आप तो जलिएगा उससे कि उसका बाल ज़्यादा है। अब आप जाइएगा मार्केट में और वहाँ से ना कोई ऑयल लीजिएगा कि नहीं ये वाला ऑयल से ज़्यादा बाल उगने लगता है। वो वाला ऑयल में ऐसा क्या है जो ज़्यादा बाल उगने लगता है? एक्चुअली उसमें क्या होता है ना कि जिसका बाल बहुत ज़्यादा होता है उसमें से कुछ डीएनए लेते हैं, उसका स्पेसिफिक जीन लिया जाता है, उसके बाद उसको ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डाला जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे प्लास्टिक से वो डीएनए अटैच होते हैं, उसके बाद उसको वो तेल में डाल दिया जाता है। अब जो भी वो इंसान तेल लगाएगा उसके भी बाल आने लगेंगे, तो प्लास्टिक का ऐसा रोल होता है, ठीक है? अब बात आया इंक्लूजन बॉडीज़, इसमें कुछ-कुछ बॉडीज़ होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं नॉर्मली गोल्गी बॉडीज़ की तरह, ठीक है? इसमें सेल मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स होता है जिसको म्यूज़ोज़ोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? फिर इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब 2 स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, ऐसे-ऐसे, ठीक है? और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कुछ फ्लैजेलास, फिम्ब्रिया या फिर सीलिया भी प्रेज़ेंट होते हैं, जो ये सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। कितने दिन तक एक जगह बैठा रहेगा, इसको तो मूव करना ज़रूरी है ना। तो होप सो आपको प्रोकैरियोटिक सेल एकदम अच्छे से समझ आया होगा कि आज से कोई आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो आप एकदम अच्छे से बता के आओ कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म है जिसमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑर्गेनल्स तो होता है, कुछ-कुछ और ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है? इसके पास एक ऐसा डीएनए होता है ना जो नॉर्मली हमारे बाल या फिर नॉर्मली हमारा कलर हर कुछ ठीक कर सकता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल नॉर्मली जितना भी अभी हम लोग ऑर्गेनल पढ़े, वो ऑर्गेनल सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके बाद यहाँ पे गोल्गी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह हर कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है? यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको बताना ही नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या है? द सेल विच कंटेन्स द ट्रू न्यूक्लियस कवर बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, वो न्यूक्लियस जिसमें मेम्ब्रेन लगा हो, ठीक है? टुगेदर विद वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एटसेट्राज आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। तो आपको, अगर हम आपको बोले कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को, तो अब आप अच्छे से कर पाइएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो जितना भी ऑर्गेनल पढ़े हम लोग सब साथ में पढ़े हैं, चाहे वो प्लास्टिड हो, सेंट्रियोल हो, सेंट्रोजोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो,
लेकिन कुछ-कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं ना जो बस प्लांट सेल में प्रेज़ेंट है और कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो बस एनिमल सेल्स में प्रेज़ेंट है। तो एक-एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से बताते हैं आपको कि क्या-क्या डिफ़रेंस है। एनिमल सेल्स इज़ एक्सटर्नली कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, बहुत बार बताया मैंने आपको, ठीक है। प्लांट सेल इज़ एक्सटर्नली कवर्ड बाय सेल वॉल, मतलब यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल का होता है, सेल वॉल का होता है, और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड एस्टर रेज आर प्रेजेंट। यहाँ पर सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और एस्टरेज, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल तो मैंने आपको बता दिया है। एस्टरेज मतलब क्या ना, माइक्रोट्यूब्यूल की डबल अरेंजमेंट से तो सेंट्रोसोम बन रहे थे। अगर माइक्रोट्यूब्यूल 3-4 बार डबल अरेंजमेंट हुआ, उसका 3-4 स्ट्रक्चर को एक साथ ले लिए हम लोग, ये सेंट्रोसोम में 3-4 सेंट्रोसोम को एक साथ ले लिया, उसको हम लोग एस्टरेज बोलते हैं, ठीक है। ये थ्रेड लाइक काइंड स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये बस एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। वही अगर प्लांट सेल में देखें तो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, एस्टरेज यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नो प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड मैंने आपको बताया था एक ऐसा चीज़ जिससे कलर जनरेट हो, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और यहाँ पर प्लांट सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। लाइजोसोम्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है बिकॉज एनिमल सेल को डाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लेकिन लाइजोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट बट इट इज़ प्रेजेंट, इट मस्ट बी वेरी स्मॉलर। अगर एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होंगे। वही अगर प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्योंकि लीफ को जो है फ्लोट करना होता है पानी में, ठीक है। बिग साइज वैक्यूल्स आर जनरली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट। आज का क्लास का ये चैप्टर ही पूरा अच्छे से कंप्लीट। होप्स तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि सेल किसे कहते हैं। सेल में न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, लाइजोसोम्स वगैरह हर कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर सेल का है, ठीक है। इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये है सेंट्रोसोम्स, जिसको सेंट्रियोल भी बोलते हैं। ये क्या है, ये है लाइजोसोम। ये क्या है, ये लाइफ प्रोवाइड करता है सेल को, इसलिए यहाँ पे मैंने आँख और मुंह भी बना के रखा है। ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये है ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, ये है गोल्गी बॉडीज़। बस सारा स्ट्रक्चर तो अच्छे से समझ में और हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट भी दिख रही है। क्या है, ये है राइबोसोम्स, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। होप सो आपको ये वाला पूरा सेशन बहुत मज़ा आया होगा, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।